अब बगावत लाजमी सी हो गई है। हर सितम पगड़ी से टकराने लगा है। नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई के बीच बीच में जैसी टिप्पणियां सीजेआई कर रहे हैं और वो मन बना चुके हैं कि रिटायरमेंट से पहले इस मामले में फैसला सुना देना चाहते हैं। सीजीआई की कोशिश ये थी कि सरकार की तरफ से एएसजी इस मामले में बहस करके मामले को जल्दी खत्म करने में उनकी मदद करे। दूसरी तरफ सरकार का यह कहना था कि इसमें बहस तो अटॉर्नी जनरल ही करेंगे। अब जो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया है उसके बाद ये लगभग साफ हो गया है कि क्यों अटॉर्नी जनरल ही इसमें बहस करना चाहते थे। सोमवार को सीजीआई ने एक बड़ा प्रश्न उठाया था कि क्या अदालत द्वारा दिए गए फैसलों को संसद नकार सकती है, और ऐसा विशेषकर इस मामले में इसलिए कहा गया क्योंकि जब ये ऑर्डिनेंस आया था 2021 में तो उसके कुछ दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को खारिज कर दिया था और ये कह दिया था कि आप इस तरीके से ट्रिब्यूनल्स के लिए नियम कायदे कानून नहीं बना सकते हैं। बाद में सरकार फिर से एक्ट ले आई और अब उस एक्ट पर भी बहस के दौरान यही कहा जा रहा है कि क्या सरकार या संसद ज्यूडिशरी के दिए हुए फैसलों को नकार कर कोई कानून बना सकती है। और इसका करारा जवाब दिया है भारत के अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि आप सब कुछ तय नहीं करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या ज्यूडिशरी ही सब कुछ तय नहीं करेगी। भारत के लोगों ने जो संसद चुनकर भेजी है वो विस्तार से चर्चा करने के बाद अगर कोई कानून बनाती है तो ज्यूडिशरी उसको खारिज नहीं कर सकती। आप जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले दो फैसलों में हमने जो कुछ कहा है संसद उसको पूरी तरीके से मान ले, तो ये न तो संवैधानिक है और ना ही न्यायोचित है। आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, लेकिन प्रशासनिक मामलों में कानून बनाने का अधिकार संसद को है और उन्हें लागू करने का अधिकार सरकार को है। ज्यूडिशरी केवल सुझाव दे सकती है और संसद के बनाए किसी कानून को केवल उसी स्थिति में खारिज कर सकती है जब वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा हो या फिर जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ जा रहा हो। यहां ऐसा कोई मामला नहीं है। एक और बड़ी बात इसमें जो ये है, जो छिपा हुआ संदेश दिया है अटॉर्नी जनरल ने, वो ये है कि भारत के करोड़ों लोग संसद को चुनकर भेजते हैं और संसद अगर पूरी स्ट्रेंथ के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करके उसको पास करती है तो फिर उस मुद्दे को 2 या 3 जजों की या फिर 5 जजों की बेंच कैसे खारिज कर सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। चूंकि संसद सीधे तौर पर देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है और वहां पर जो भी कानून पास होते हैं उस पर लंबी चर्चा भी होती है, वोटिंग भी होती है, तमाम तरीके के पक्ष विपक्ष के जो तर्क हैं वो सुने जाते हैं और कई बार उन मामलों को कमेटियां बनाकर भी हल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ज्यूडिशरी के नाम पर केवल 2 या 3 जज और संवैधानिक पीठ के मामले में 5 जज ये फैसला कर देते हैं कि ये सही है और ये गलत है, जबकि उसके लिए संवैधानिक आधार होना भी उनके लिए मान्यता नहीं रखता है, बल्कि वो इंटरप्रिटेशन के आधार पर बहुत सारी चीजों को बदल देते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। अब आप ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 2 जज या 3 जज, चूंकि इस मामले में जो पिछला फैसला था, जो ऑर्डिनेंस खारिज किया गया था, वो 3 जजों की बेंच ने खारिज किया था, यानी आप
पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के द्वारा भी उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। केवल 2 या 3 जजों की राय को पूरे सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी की राय कैसे माना जा सकता है? और अगर ये पूरी जुडिशरी की राय हो भी तब भी क्या वो राय भारत की जनता द्वारा चुनी हुई, संविधान द्वारा शक्तियां प्रदान की गई, कानून और सब कुछ बनाने की शक्ति जिस संसद को है, उसके फैसलों को खारिज कर सकती है? संविधान तो इसकी कहीं भी व्याख्या या उल्लेख नहीं करता है, लेकिन हमारे देश की जो जुडिशरी है उसका एक अलग ही अपना कह सकते हैं विधान चलता है। वो जुडिशरी एक दरबार जैसा चलता है और इसको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी सर्वोच्च दरबार ही है। और ये आज तक अंग्रेजों के बनाए हुए दरबार की तरह से ही काम कर रही है और अपने बचाव के लिए या फिर अपनी बात लागू करने के लिए ये अमेरिका, ब्रिटेन के तमाम ज्यूरिस्ट के केसेस को ले आते हैं, उनकी किताबों का उल्लेख करने लगते हैं, उनके सिद्धांतों का उल्लेख करने लगते हैं। यानी इस देश में आजादी तो मिली, बाकी चीजों में तो परिवर्तन आ गया, लेकिन जुडिशरी के मामले में अभी भी उन्हीं विदेशी आयातित विचारों को थोपने की कोशिश की जाती है। भारत के संविधान में जो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है उसको मानने की बजाय उसकी व्याख्या विदेशी विचारकों के द्वारा की जाती है, विदेशी फैसलों के द्वारा की जाती है और कई मामलों में तो ये अपने ही विचार थोप देते हैं, जैसा कि कॉलेजियम के मामले में है। कॉलेजियम दुनिया के किसी भी देश में नहीं चलता है, दुनिया के किसी भी देश में, यानी यहां तक कि उन देशों में भी जिनके फैसलों को या जिनके कानूनविदों के विचारों को, उनकी किताबों में लिखे हुए सिद्धांतों को हमारे जज कोट करते हैं, उनके यहां भी नहीं चलता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस, जितने भी आप देश उठाकर देख लीजिए, और तो और बांग्लादेश, पाकिस्तान, सूडान जैसे इस्लामिक कंट्री भी उठाकर देख लीजिए, वहां भी जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं। ब्रिटेन में मोनार्की है, राजशाही है, वहां भी भाई भतीजावाद या वंशवादी जज नहीं होते हैं। दुनिया के तमाम देशों में जहां राजशाही चल रही है वहां भी जजों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, भाई भतीजावाद से या चेलापंथी से नहीं की जाती है। लेकिन हमारे यहां ये भाई भतीजावाद और वंशवाद पर होती है। दूसरी तरफ अगर सरकार कुछ सुधार करना चाहती है, कुछ अच्छे कानून बनाना चाहती है, तो ये लोग 2 या 3 जज बैठकर, जो कि न तो योग्यता के दम पर वहां पहुंचे हैं, न अपनी दक्षता कौशल के बल पर पहुंचे हैं, बल्कि कॉलेजियम के बल पर वहां पहुंचे हैं और वकीलों की एक लॉबी के कुतर्कों के आधार पर सरकार और संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों को खारिज कर देते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार भी अब इस सब से परेशान हो चुकी है। यही वजह है कि सीजीआई ने बार बार कहा कि आपके पास एएसजी की बहुत बड़ी टीम है, अगर अटॉर्नी जनरल उपलब्ध नहीं है तो फिर किसी एएसजी को तर्क रखने दिए जाएं। इस पर एएसजी भाटी ने साफ कह दिया था कि इस मामले को विशेषकर अटॉर्नी जनरल ही देख रहे हैं, यानी भारत सरकार के सबसे बड़े वकील, महान्यायवादी देख रहे हैं और वही इस पर अपनी बात रखेंगे। अब अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया है कि कोर्ट के दिए हुए फैसलों से केवल संसद अपने कानून बनाने के लिए कुछ आइडिया ले सकती है। कोर्ट के फैसलों को हूबहू कानूनों में न तो रख सकती है और ना ही कोर्ट के फैसले ये तय करेंगे कि संसद क्या कानून बनाएगी। संसद जनता के हित में प्रशासनिक दक्षता स्थापित करने के लिए और जनता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने के लिए, देश हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि सीजीआई बीआर गवई ये चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले वो ऐसा फैसला दे जाए जो कि
ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी कॉलेजियम जैसी एक व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। सरकार ने जो बदलाव किए हैं उनमें एक बदलाव तो ये है कि जो मेंबर्स और चेयरपर्सन होते हैं ट्रिब्यूनल्स के, उनका कार्यकाल 4 साल के लिए होगा। दूसरा, सरकार ने 50 साल की मिनिमम एज का क्राइटेरिया रख दिया। इस पर विवाद हो रहा है, इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति सीजेआई या वकीलों की तरफ से है। वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट में जज बनने के लिए 10 साल के वकालत के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, तो फिर यहां पर आप 50 साल की उम्र क्यों निर्धारित कर रहे हैं। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि जितना ज्यादा अनुभवी व्यक्ति ट्रिब्यूनल में आएगा उतना ज्यादा अच्छे फैसले होने की संभावना रहेगी। इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन कोर्ट ये चाहता है या फिर वकीलों की लॉबी ये चाहती है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट में 40-42 साल के व्यक्ति को जज बना दिया जाता है, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता मामले सुनने का, एकदम से वो व्यक्ति जो कल तक वकील था अगले दिन जाकर वो कोर्ट में जज के तौर पर बैठा रहता है। दुनिया के किसी और देश में ऐसा नहीं देखने को मिलता। भारत में भी किसी अन्य नौकरी में अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हमारे देश के कॉलेजियम सिस्टम में ये एक अजीबोगरीब परंपरा है कि कल तक जो व्यक्ति वकील के तौर पर वकालत कर रहा था, अगले दिन अगर उसको या फिर राष्ट्रपति से पास होने के बाद जिस दिन वो जज बनने की स्वीकृति मिल जाती है, उसके अगले दिन ही वो जज के तौर पर मामले सुनने लगता है, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। कल तक वो तिकड़म लगा रहा था अपने क्लाइंट को बचाने की, वो व्यक्ति अब मामलों की सुनवाई कर रहा है। अभी जो पिछले दिनों कई वकीलों को जज बनाया गया है, उनके साथ यही है। हाई कोर्ट में आए दिन जितने वकीलों को जज बना दिया जाता है, वो सब के सब इसी तरीके से एकदम से प्रमोट होकर उनकी भूमिका बदल जाती है। जबकि दूसरी तरफ लोअर ज्यूडिशरी में जो लोग जज से प्रमोट होकर आते हैं, कोई मुंसिफ के तौर पर केस सुन चुका है, कोई मजिस्ट्रेट के तौर पर सुन चुका है, तमाम उनका एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद अगर प्रमोट होकर आते हैं, उन्हें पता है कि दलीलें कैसे सुनी जाती है, चीजों को कैसे देखा जाता है। और यही वजह है कि जितने भी विवादास्पद फैसले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, वो ज्यादातर इसी तरीके से वकीलों से प्रमोट हुए जजों के ही आते हैं। और उसी तरीके की कोशिश दोबारा से ट्रिब्यूनल्स में करने की जा रही है। आपको शायद नहीं पता होगा कि जो ट्रिब्यूनल है, भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में इनका दबदबा या इनके द्वारा ही निर्णय होता है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होता है, सरकारी सेवाओं का ट्रिब्यूनल होता है, उसके अलावा पीएमएलए का ट्रिब्यूनल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ट्रिब्यूनल होता है। मतलब ज्यादातर जो डिपार्टमेंट है उनके अपने अपने ट्रिब्यूनल होते हैं। और कॉलेजियम का जो लॉबी है, कॉलेजियम का जो एक तंत्र है, वो ये चाहता है कि उनमें भी उसका दबदबा कायम हो जाए। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी ये मनमानी अब नहीं चलेगी। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा कि संसद क्या और कैसे कानून बनाएगी। ये संसद का विशेषाधिकार है। संसद को ये शक्ति संविधान से मिली है और संविधान को शक्ति मिलती है भारत की जनता से। इसलिए जो कुछ देश में होना चाहिए या होगा, वो जनता की मर्जी से होगा, न कि कोर्ट में बैठे हुए कुछ कोट पहनने वाले वकीलों की मर्जी से। क्योंकि ज्यादातर जो जजेस हैं ये वकील ही हैं मूल रूप से। हाई कोर्ट का जज बन जाते हैं, उसके बाद फिर से ये वकालत करने लगते हैं, और उसी के आधार पर ये पूरी की पूरी लॉबी इस देश को चलाना चाहती है। सरकार इस सबसे परेशान हो चुकी है। यही वजह है कि चाहे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला हो या ये मामला हो, अटॉर्नी जनरल बार बार संवैधानिक प्रावधानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट को, लेकिन ये लोग मानने को राजी नहीं हो रहे। अब इस मामले में जो फैसला है वो रिजर्व रख लिया गया है। उम्मीद ये है कि आने वाला जो ये सैटरडे संडे है, इसमें सीजेआई इसका फैसला लिखवाने की कोशिश करेंगे और अगले हफ्ते में उसको प्रोनाउंस कर देंगे।
क्योंकि अगला ही हफ्ता आखिरी हफ्ता है सीजेआई बीआर गवई का जज या सीजेआई के तौर पर। फ्राइडे की अंतिम सुनवाई के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट की आखिरी तारीख उनकी 23 है, लेकिन 23 को चूंकि वर्किंग डे नहीं है, इसलिए उनका आखिरी वर्किंग डे है फ्राइडे, और फ्राइडे से पहले वो इस फैसले को सुनाने ही वाले हैं। उसमें वो क्या कहेंगे ये तो लगभग दिख रहा है, लेकिन सरकार उसके बाद क्या करेगी ये भी साफ नजर आ रहा है। अगर उन्होंने कुछ भी सरकार के जो एक्ट है उसके खिलाफ उस फैसले में दिया तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार इस मामले का रिव्यू पिटीशन फाइल करने वाली है, ये साफ नजर आ रहा है। अगले हफ्ते सीजेआई को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का भी फैसला सुनाना है, वक्फ बोर्ड वाला भी फैसला सुनाना है, यानी अभी 1-2 दिन का टाइम और है। वो इतने भाषण या इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे। अगला पूरा हफ्ता उनके पुराने रुके हुए फैसलों के सुनाने का है, इसलिए तैयार रहिए। अगले हफ्ते आपको इसी तरीके के उनके जो कांड हैं हम बताते रहेंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम यहाँ पर अपने उन सभी मित्रों का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल की है। खासकर जो मित्र फेवरेट मेंबर बने हैं उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगले वीडियो में हम उनके नाम भी आपको बताने वाले हैं। जय हिंद।